नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने वाले राहुल अब हो गए हैं विध्वंसक। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान समेत एक टोही विमान को किया था तबाह। दिल्ली के जैतपुर में दर्दनाक हादसा, भारी बारिश के कारण एक समाधि स्थल की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी। अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को बचाया गया। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। ये थे हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा है कि देश की जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं, वो अब विध्वंसक हो गए हैं। राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का। आपको हक है अपने आरोप लगाने का भी और मुद्दे उठाने का भी, लेकिन धमकी देना नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, पीड़ाजनक है हमारे लिए कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अब धमकी देने लगे हैं। साथ ही भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, क्या वो संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीडिया में अनर्गल आरोप लगाते हैं और प्रमाण मांगे जाते हैं तो प्रमाण नहीं देते। जब चुनाव हारते हैं तो ठीकरा कहीं फोड़ना है, तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के, और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। और अब दूसरी बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई थी। इस बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा टोही विमान मार गिराया गया था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को रोकने में रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बड़ा विमान गिराया गया वो एक एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवैक्स से लैस था। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1
large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना था। उन्होंने बताया, हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I want to talk about something like, if I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. साथ ही एयर चीफ मार्शल प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम 80 से 90 घंटे के युद्ध में इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें पता चल गया कि अगर वो इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही वजह थी कि उन्होंने हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वो बात करना चाहते हैं। You know, more of the high-tech war which was fought in about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. और अब अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार हत्याकांड के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नवन्ना अभिजन रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रैली में लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए। नवन्ना अभिजन रैली के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से जाने वाली हैं। ममता जाने वाला है। बंगाल वर्सेस ममता, बंगाली वर्सेस ममता, नारी वर्सेस ममता, जनता वर्सेस ममता, ममता शुड गो। और नवन्ना अभिजन रैली के दौरान भाजपा की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी डर गई हैं, इसीलिए पुलिस द्वारा जनता पर लाठीचार्ज करवा रही हैं। कोर्ट के आदेश से हम यहां रैली कर रहे हैं। ममता सरकार की अराजकता का जवाब जनता चुनाव में देगी। ममता डर गई है और पुलिस को देकर जनता को पीड़न कर रहे हैं, सबड्यू करने का कोशिश कर रहे हैं और लाठीचार्ज किया है। आज कोर्ट का अदालत का ऑर्डर से हम लोग कर रहे हैं। आज लाठीचार्ज किया गया है। अभया का पिताजी माताजी को भी मारा गया है। अर्जुन सिंह का माथा फाड़ दिया गया है। हम लोग को भी मारा गया है। आज इसका जवाब जनता देंगे 2026 में। कोई भी स्वैराचारी शासक, ऑटोक्रेटिक रूलर का अंत होता है। ममता का अंत का टाइम आ गया है। और अब बात उत्तराखंड हादसे की, जहां धराली और हर्षिल में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी है। अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव एवं राहत अभियान अभी जारी है। क्षेत्र में लिमचीगाड तक सड़क मार्ग आवाजाही के लिए खुला है। वहीं 90 फुट ऊंचे बेली ब्रिज और हर्षिल तथा धराली के बीच 2 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग को सभी क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त मार्ग में बदलने का काम भी जारी है। राहत सामग्री और कर्मियों को लाने ले जाने के लिए धरासू से 2 MI-17 और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर लगे हैं, जबकि मातली से 8 नागरिक हेलीकॉप्टर नागरिकों को निकालने के लिए सेवा में हैं। मातली हरसिल क्षेत्र में मौसम साफ है, जिससे राहत और बचाव अभियान सुचारू रूप से जारी है। हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है।
लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। खबर राजधानी दिल्ली से। आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, तो कई इलाकों में इससे जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। खराब मौसम के कारण लगभग 90 फ्लाइट देर से हो गई है, जबकि 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर जैसे प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिससे आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिजली और गरज के साथ बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और दिल्ली में तेज बारिश से जैतपुर थाना क्षेत्र में एक समाधि स्थल की दीवार गिर गई। हरिनगर के बाबा मोहन राम मंदिर के पास हुए हादसे में कई लोग मलबे में दब गए। सूचना होने पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबे 7 लोगों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यहां उनका उपचार चल रहा है। टीम अभी भी लोगों की तलाश में बचाव कार्य जारी रखे हुए हैं। आगे की खबरों में भाजपा की केरल इकाई ने हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितता और सत्तारूढ़ वाम दलों पर सरकारी अधिकारियों के सहयोग से हेराफेरी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। केरल भाजपा के राज्य महासचिव अनूप एंथनी ने दावा किया है कि पार्टी ने राज्य भर में 5 लाख से भी अधिक विसंगतियों का पता लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग को इसकी विस्तृत शिकायत दी है और कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रही है। नया वोट ऐड करने का प्रोसेस चालू है। इस दौरान इन लोगों ने वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन भी बहुत हद तक करने का कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी केरला ने इस विषय को बहुत डिटेल में स्टडी किया, एनालिसिस किया। एक एक पंचायत का डेटा हमने रिट्रीव किया, उसको पूरा एनालाइज किया टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यूज करके। तब हमारे सामने ये विषय आया कि काफी सारे लाखों, 4 से 5 लाख के लगभग केरला में वोट, जो वोटर लिस्ट में अभी जो वर्तमान में वोटर लिस्ट में जो वोट है वो डुप्लीकेट वोट है या इर्रेगुलर वोट है या इलीगल वोट है। आगे की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन मेट्रो। तो बेंगलुरु से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के केएसआर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी, नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे।
इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इंफोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और अब बात रक्षाबंधन की कुछ खास तस्वीरों की। रक्षाबंधन के अवसर पर तेलंगाना से आई दृष्टिबाधित बच्चियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राखी बांधी। 17 राज्यों के 600 से भी ज्यादा स्कूली बच्चे रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तो राष्ट्रपति ने सभी बच्चों को पर्यावरण को लेकर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने दिव्यांग बच्चियों से खास बातचीत की है। आज रक्षाबंधन है और हम इस वक्त हैं राष्ट्रपति भवन में। मेरे साथ कुछ दिव्यांग बच्चियां हैं जो तेलंगाना से आई हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति को राखी बांधी है और राष्ट्रपति से उन्होंने कुछ सीखा भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। आपने राष्ट्रपति को राखी बांधी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या बोला उन्होंने आपको? झाड़ लगाना, पेड़ लगाना बोले, केला का पेड़, तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़ लगाना बोल के बोले। और क्या बोला आपसे राष्ट्रपति जी ने? आप लगाएंगे? मैडम हम लगाएंगे पेड़। कौन सा पेड़ लगाओगे? केले के, पीपल के और तुलसी के पेड़ लगाएंगे। So when you met her, did you feel that she is with you? Yes, I feel very happy. Exactly happy, exactly feel like she got up from her chair and gave her space. We are happy that. So what are you going to tell your friends? That to plant trees in their gardens and say to others to plant trees. And what would you tell about your experience meeting the president? I'm very happy to meet madam. This is a great opportunity for us. Okay. Which class are you from? I'm from 10th class. And you? All 10th class? Only 2 members. And you? I'm from 9th class. You? I'm from 8th class. आपने सुना, ये जो बच्चियां हैं ये 8वीं से 10वीं कक्षा तक की छात्राएं हैं और ये बहुत खुश हैं कि इन्होंने राष्ट्रपति को राखी बांधी और राष्ट्रपति से ये सीख लेके जा रही हैं कि ये पौधा जरूर लगाएंगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, राष्ट्रपति भवन। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्कूली बच्चों और ब्रह्म कुमारी संगठन के सदस्यों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। बहनों ने रक्षा मंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उनके मंगल की कामना की। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी आज नई दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के अलावा वृंदावन के समवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की छात्राओं ने भी इस मौके पर पीयूष गोयल को राखी बांधी। बच्चों ने इस मौके पर देशभक्ति के गीत भी गाए और राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम पर अपने विचार भी साझा किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि देश की बहनों पर कोई भी आंच आएगी तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।
जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश गर्व से महसूस करता है कि हमारी बहनों की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने, हमारे सेना बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसे ही हमारे सभी बहनों को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भाई और देश का हर एक नागरिक एकजुट होकर अगर देश पर कोई भी आंच आए तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इस बार इस पर्व को एक अनूठे अंदाज में मनाया गया, जिसका मकसद केवल रिश्तों की डोर को ही मजबूत करना नहीं बल्कि पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देना था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उतई में स्थित तृतीय रिजर्व बटालियन भिलाई का परिसर, जहां सुबह से ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान और केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं एक विशेष आयोजन में जुटे थे। हाथों में रंग बिरंगी राखियां और सामने खड़े हरे भरे वृक्ष। इन पेड़ों की डालियों पर राखी बांधते हुए बच्चों के चेहरे पर वैसा ही स्नेह और अपनापन था जैसा भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त होता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों और केंद्रीय विद्यालय उदय के छात्र छात्राओं ने वृक्षों पर राखियां बांधी और कहा कि इस रक्षाबंधन त्योहार में हरित रक्षाबंधन महोत्सव में पेड़ उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं। पर्यावरण हमारे लिए, हम उसके लिए हैं, लेकिन जब हम उसे त्योहार के साथ जोड़ते हैं तो एक प्रेम का भाव और जागृत होता है। और आप देख रहे हैं हमारे बच्चे इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पूरे कैंपस के पौधों को उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है। अब हम एक दूसरे के साथ एक ब्रदरहुड के बंधन में बंध गए हैं। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम भी उनका संरक्षण करेंगे। आज हम केंद्रीय विद्यालय CISF भिलाई के छात्र छात्राएं 3rd रिजर्व बटालियन के मेंबर्स के साथ हरित रक्षाबंधन मना रहे हैं। रक्षाबंधन हम रक्षा भाई बहनों की करते हैं, बट हमारी सुरक्षा पेड़ भी करते हैं, तो इसलिए हमने पेड़ों को राखी बांधी है। पेड़ हमारी सुरक्षा करते हैं, बट आगे चल के हम पेड़ों की भी रक्षा करेंगे। आज हमने 3rd रिजर्व बटालियन कैंपस के मेंबर्स के साथ हरित रक्षाबंधन मनाया है और इस बात की मुझे और हम सभी छात्रों को बहुत खुशी है कि रक्षाबंधन तो भाई बहनों का त्यौहार होता है, लेकिन आज हमने पेड़ों को राखी बांधी है क्योंकि पेड़ भी हमारी ज़िंदगी में एक भाई की तरह ही हमारी रक्षा करते हैं। हमने आज हरित रक्षाबंधन मनाया। इसके पीछे हमारा ये मकसद था कि हम पेड़ के साथ भाईचारा निभा सके, जैसे वो हमारी रक्षा करते हैं हम भी उनकी रक्षा करें। हरित रक्षाबंधन मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि जिस तेजी से वृक्षों की कटाई की जा रही है उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसे रोकने के लिए पेड़ बचाना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आगे की खबरों में आज विश्व संस्कृत दिवस है। हर वर्ष श्रावणी पूर्णिमा तिथि को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस के अवसर पर पूरे सप्ताह देश विदेश में कवि गोष्ठी, संस्कृत प्रतियोगिता, संस्कृत यात्रा आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महत्व पर आधारित देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचन, अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। ज्ञान संपन्न, कर्णप्रिय ध्वनि से युक्त और जनमानस को पवित्र करने वाली देववाणी रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत भाषा सहस्र वर्षों से अपनी वैज्ञानिकता और सभ्यता संस्कृति के कारण आज भी अपने श्रेष्ठ स्थान को स्थापित किए हुए है। इस भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाने के लिए और इसके अध्ययन, उपयोग, संरक्षण इत्यादि की भावना के उत्साह के लिए प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत केवल परंपराओं की भाषा नहीं है, ये हमारी प्रगति और पहचान की भाषा भी। विविध प्रकार के शैक्षणिक कार्यों के शुभारंभ के लिए श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि ऋषियों मुनियों द्वारा
शिक्षण सत्र के रूप में स्वीकृत है। कई ज्ञात भाषाओं की जननी यह संस्कृत भाषा अपनी वैभव संपन्नता के कारण आज संपूर्ण जगत में देदीप्यमान है। आज विदेश के कई संस्थान और विश्वविद्यालय रुचिपूर्वक संस्कृत को अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किए हुए हैं। संस्कृत भाषा अपने कई नाम रूपांतरों में यथा इंडोलॉजी, प्राच्य विद्या, संस्कृत अध्ययन विभाग इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत की महिमा से प्रभावित काल और क्रम के अनुसार विश्व के कई स्थानों में विश्व संस्कृत सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। संस्कृत के महात्म्य को व्याख्यायित करना एक दिवस में संभव नहीं है, तथापि इसकी प्रतिष्ठा को संपूर्ण संसार के समक्ष रखने का उद्देश्य यह है कि अभी भी यह भाषा अपनी विशिष्टता के कारण भाषाविदों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञान के लिए अनुसंधेय है। हजारों सालों से पुरातन यह भाषा आज भी अपनी चमत्कारिक भाषागत शक्तियों के कारण लोगों को आश्चर्यचकित करती आई है। भाषा के प्रति सम्मान करने और इसकी विद्वत्पूर्ण साहित्यिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम संस्कृत दिवस है। आज इस भाषा की व्यापकता न केवल पूजा पाठ इत्यादि तक सीमित है, बल्कि भारत के कई प्रतिष्ठित स्थानों और विदेशों में भी इसकी प्रासंगिकता सर्वसिद्ध है। संस्कृत दिवस का यह उद्देश्य है कि यह भाषा ऐसे ही निरंतर अपनी सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हुए जनमन को पुण्य और आह्लादित करती रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज हम श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मना रहे हैं। संस्कृत ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक शाश्वत स्रोत है। इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह दिन दुनिया भर में संस्कृत सीखने और उसे लोकप्रिय बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का सुअवसर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। न तुष्यते न कुप्यते। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि संस्कृत दुनिया की सबसे ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज है। मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। रविवार को हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे कॉर्नियल दृष्टिहीनता और नेत्रदान के बारे में। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे इन फोन नंबर्स पर। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं। तो देखिए रविवार 10 अगस्त सुबह 8 बजे टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर।
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर।